हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों सारे गेस क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, बस आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि हम आपको अच्छे तरह से सिखा सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहला प्रश्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें कौन सी धातु नहीं रहती है। पहला ऑप्शन दे रहा है कॉपर, दूसरा में दे रहा है निकेल, तीसरा में दे रहा है जिंक और चौथा में दे रहा है एसएन माने टीन। तो दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो होता है वह कॉपर प्लस निकेल प्लस जिंक के द्वारा मिलने से बनता है। कहने मतलब कॉपर निकेल जिंक का मिश्रण को जो है दोस्तों हम लोग जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो जर्मन सिल्वर हो गया। तो दोस्तों इसमें मेरा एसएन जो है वह उपस्थित नहीं है, तो मेरा एसएन जो होता है वह धातु नहीं रहता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कॉपर कॉपर प्लस जिंक जो होता है, कॉपर प्लस जिंक वह मिलने से जो बनता है वह पित्तल होता है। आप याद रखिएगा, पित्तल। ठीक है, कॉपर और जिंक जब मिलता है तो दोस्तों उसको मिश्रण से जो बनता है वह पित्तल बनता है। और कॉपर प्लस एसएन टीन का जब दोनों को मिलाते हैं, कॉपर प्लस एसएन को मिलाते हैं तो जो होता है वह कांसा बनता है, कांसा। आप ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉपर प्लस एसएन कहने मतलब टीन जब मिला जाता है कॉपर प्लस एसएन तो कांसा बनता है। और कॉपर और जिंक रहता है तो पित्तल, और कॉपर निकल जिंक रहेगा तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर रहता है। अब तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कहने का मतलब एटॉमिक मास जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, दूसरा में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वह जो होता है परमाणु में जो न्यूट्रॉन रहता है प्लस में प्रोटॉन के जब हम सम करते हैं मैंने योगफल करते हैं तो वह मेरा जो होता है परमाणु द्रव्यमान बनता है। आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जब करते हैं तो वह परमाणु द्रव्यमान बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़ने से परमाणु द्रव्यमान बनता है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा परमाणु संख्या किसके बराबर होता है। तो परमाणु संख्या जेड से डिनोट करते हैं दोस्तों, वह जो होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आप ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि सिनेवार कहा जाता है। दोस्तों सिनेवार जो होता है उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एचजीएस, दूसरा दे रहा है पीवीएस और तीसरा दे रहा है जेडएनएस और चौथा में इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों सिनेवार जो है वह पारा का एक अयस्क है, पारा का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसे एच जी एस को जो है सिनेवार कहा जाता है, और पीवीएस को जो दोस्तों कहा जाता है वह गलेना कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जेडएनएस को कहा जाता है जिंक ब्लेंड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। यह जो होता है दोस्तों लेड का अयस्क है, यह जो है जिंक का अयस्क है, और पहला मेरा जो है वह पारा का अयस्क है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो बिना बुझा हुआ जो चूना रहता है दोस्तों, उसको अगर आप जल में डालते हैं तो वह कैसा अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों जब बुझा हुआ चूना को अगर जल में डालते हैं तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब बुझा हुआ चूना को जब पानी में डाला जाता है तो वह जो होता है दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कहने का मतलब उससे ऊष्मा जनरेट होता है। जिस भी बर्तन में या कंटेनर में आप उसे डालिएगा तो वह बर्तन जो देखिएगा अगर उसको टच करके तो वह हॉट हो जाता है, मैंने गर्म हो जाता है। तो मेरा ऊष्मा मैंने जनरेट हो रहा है, मैंने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। और ऊष्मा शोषी हो गया दोस्तों जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ता है ऊपर से, मैंने कहने मतलब उसको जब हीट करते हैं तब वो मैंने
देना पड़ता है तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। लेकिन ऊष्माक्षेपी जिसमें खुद से मैंने जब अभिक्रिया होने के बाद खुद से मैंने हीट जनरेट हो जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल है। दोस्तों NaCl जो क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वह मैंने है, पहला ऑप्शन दे रहा है FCC, दूसरा में दे रहा है BCC, तीसरा में दे रहा है SC और चौथा में जो दे रहा है इनमें से कौन नहीं। तो दोस्तों NaCl जो क्रिस्टल है वह जो होता है वह FCC है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है FCC यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि FCC में लैटिस बिंदु कितने होते हैं। ठीक है, तो FCC में जो होता है दोस्तों लैटिस बिंदु की संख्या जो होता है वह 4 होता है। आप याद रखिएगा 4 होता है। और मेरा ये BCC में जो होता है दोस्तों लैटिस बिंदु की जो संख्या होता है वह 2 होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे NaCl जो है क्रिस्टल है तो वह FCC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है आदर्श विलयन अनुपालन करता है। दोस्तों आदर्श विलयन जो होता है वह अनुपालन करता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है राल्ट नियम का, दूसरा में दे रहा है वॉयल नियम का, तीसरा में दे रहा है हेनरी नियम का, चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आदर्श विलयन जो होता है दोस्तों वह राल्ट नियम का अनुपालन करता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं, अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, राल्ट नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में किससे जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम क्लोराइड घोल, दूसरा में दे रहा है कॉपर सल्फेट घोल, तीसरा में दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा में दे रहा है इथाइल अल्कोहल। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल से जो होगा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा का प्रवाह होगा और कॉपर सल्फेट के द्वारा ही भी होगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसमें तो होना ही है, तो इसी में भी होगा। लेकिन इथाइल अल्कोहल जो है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल है उसमें जो होता है वह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर में कह रहा है कि लैंथेनाइड्स को कहा जाता है। दोस्तों लैंथेनाइड्स जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो लैंथेनाइड्स जो होता है दोस्तों संक्रमण तत्व कहा जाता है, अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लैंथेनाइड्स को जो है अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अंतः संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन है लायोफिलिक कोलाइड है। तो दोस्तों लायोफिलिक का पहला ऑप्शन दे रहा है दूध, दूसरा में दे रहा है गोंद, तीसरा में दे रहा है कुहासा, चौथा में दे रहा है रक्त। तो दोस्तों लायोफिलिक कोलाइड का जो एग्जाम्पल होता है वह क्या क्या होता है। तो वह होता है दोस्तों गम होता है, स्टार्च होता है और जिलेटिन होता है। यहाँ पे मेरा गोंद गम का जो होता है हिंदी गोंद होता है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोंद जो है दोस्तों वह लाइफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल है। और 2 एग्जाम्पल बता देते हैं दोस्तों, वह एक हो जाता है स्टार्च हो जाता है और दूसरा जो होता है जिलेटिन होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी जो होता है लाइफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण है। दोस्तों क्षारीय मृदा धातु कहने का मतलब अल्कलीन अर्थ मेटल। तो मेरा दोस्त देखिए, मेरा जो यहाँ पे पहला पीरियोडिक टेबल में जो है मेरा पहला ग्रुप है अगर मानते हैं, और ये मेरा जो दूसरा ग्रुप है। तो पहला ग्रुप को जो अगर कहते हैं फर्स्ट, अगर माने फर्स्ट है तो ये सेकंड जो है सेकंड ग्रुप जो होता है दोस्तों उसी को जो है सेकंड ग्रुप मैंने पहले में जो आता है उसी को जो है हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलीन क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। फर्स्ट को जो होता है दोस्तों अल्कली मेटल कहा जाता है। तो मेरा यहाँ पे पूछा जाए कि अल्कली पृथ्वी मृदा मेटल क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण। तो दोस्तों क्षारीय मृदा धातु का जो उदाहरण होता है सेकेंड ग्रुप वाला जो भी इसमें है, तो सेकेंड ग्रुप में जो होता है कैल्शियम जो होता है दोस्तों वह क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण होता है। मेरा सेकेंड ग्रुप में जो मैंने एलिमेंट रहेगा वह जो होगा वह क्षारीय मृदा धातु का उदाहरण होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में जो हो जाता है वह अल्कली मेटल का उदाहरण होता है, इसे भी याद रखिएगा। और इसका इंग्लिश में जो नाम है दोस्तों अल्कलीन अर्थ मेटल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम जो होगा दोस्तों अल्कलीन अर्थ मेटल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम। दोस्तों बोरेक्स का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सोडियम टेट्राबोरेट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि हीरे में कार्बन का संकरण है। दोस्तों आपको बताना है कि हीरे में जो कार्बन का संकरण है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है sp3, दूसरा में दे रहा है sp, तीसरा में दे रहा है sp2 और चौथा में दे रहा है
sp2। तो दोस्तों कार्बन में, हीरे में जो कार्बन का संकरण होता है वह sp3 होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आपको एक और बता देते हैं, sp2 जो होता है दोस्तों, sp2 जो होता है वह ग्रेफाइट के लिए होता है। sp2 जो होता है ग्रेफाइट के लिए होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट। दोस्तों sp2 जो होता है ग्रेफाइट के लिए, और sp3 डायमंड के लिए जो होता है वह sp3 होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों आपको बताना, श्रृंखलन गुण जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब दोस्तों, चेन मैंने सबसे ज़्यादा जो चेन बनाता है वह कौन सा मैंने है। तो पहला ऑप्शन था फास्फोरस, दूसरा में दे रहा है कार्बन, तीसरा में दे रहा है सल्फर, चौथा में दे रहा है जिंक। तो दोस्तों श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा जो होता है वह कार्बन का होता है। सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन कार्बन बिल्कुल करेक्ट है। श्रृंखलन गुण होता है जो दोस्तों वह सबसे ज़्यादा होता है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई। दोस्तों कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड की जो लंबाई होती है वह कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 1.54 एंगस्ट्रॉम। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई के लिए। और दोस्तों मेरा जो द्विबंधन अगर पूछे, कार्बन कार्बन में द्विबंधन की लंबाई पूछे जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। द्विबंधन के लिए हो जाएगा, द्विबंधन के लिए। त्रिबंधन के लिए जब पूछे दोस्तों तो 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एकल बंधन के लिए पूछा जा रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन 1.54 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1.34 जो होता है वह द्विबंधन के, और मेरा 1.20 जो होता है वह त्रिबंधन का होता है। ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। दोस्तों पी ऑर्बिटल जो होता है उसका आकार किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है गोलीय, दूसरा में दे रहा है डम्बल, और तीसरा में दे रहा है डबल डम्बल, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पी ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह डम्बल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, डम्बल। और दोस्तों एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है वह गोलीय होता है, स्फेरिकल होता है। और डबल डम्बल जो होता है दोस्तों वह जो होता है वह डी ब्लॉक के लिए होता है। डी ब्लॉक के, डी ऑर्बिटल के लिए आप याद रखिएगा। एस ब्लॉक के लिए हो गया, एस ऑर्बिटल के लिए हो गया स्फेयर। और डबल डम्बल जो हो गया दोस्तों वह हो गया डी ऑर्बिटल के, और डम्बल जो हो गया वह पी ऑर्बिटल के हो जाएगा। तो यह मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनता है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए जब अच्छे वीडियो बना कर लाएँ तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। और दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि 1 फैराडे विद्युत का मान है। दोस्तों 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 96,500 कूलम। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 96,500 कूलम 1 फैराड बराबर जो होता है वह 96,500 कूलम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है। दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वह हेक्सागोनल होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हेक्सागोनल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल जो होता है दोस्तों वह डायमंड का संरचना होता है। याद रखिएगा, हीरा का संरचना होता है। टेट्राहेड्रल जो होता है वह हीरा का संरचना होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट का पूछा जा रहा है तो वह हेक्सागोनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस का पर्याप्तता अधिक है। दोस्तों बताना है कि हवा में जो आयतन के अनुसार किस अक्रिय इनर्ट गैस का जो पर्याप्तता मैंने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आर्गन। आर्गन जो होता है दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस में, मैंने अक्रिय गैसों में से जो है आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन आर्गन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्गन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है दोस्तों वह क्या है। हार्मोन है, दर्द निवारक है, एंटीबायोटिक है, चौथा में एंटीबॉडी है। तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है वह एक एंटीबायोटिक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। दोस्तों क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वह क्या है। मैंने किसका अयस्क है क्रायोलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो है क्रायोलाइट जो अयस्क है दोस्तों वह एल्युमिनियम का है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि किससे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। दोस्तों सल्फाइड अयस्क जो होता है वह उसका सांद्रण जो किया जाता है किससे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है निस्तापन, दूसरा में दे रहा है भर्जन, तीसरा में दे रहा है फेन पलवन विधि और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण किया जाता है वह फेन पलवन विधि द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब फ्लोटेशन विधि के द्वारा जो होता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। दोस्तों इसमें होता है मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन पी ब्लॉक तत्व है। दोस्तों आपको बताना कि पी ब्लॉक जो तत्व है वह इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम, दूसरा में दे रहा है कॉपर, तीसरा में दे रहा है ब्रॉन और चौथा में दे रहा है मैग्नीशियम। तो दोस्तों पी ब्लॉक का जो तत्व है इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वह ब्रॉन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और सोडियम जो है दोस्तों वह एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तत्व है। और कॉपर जो है दोस्तों वह डी ब्लॉक का है। कॉपर जो है डी ब्लॉक का है और मैग्नीशियम जो है दोस्तों वह एस ब्लॉक का तत्व है। आप ये सभी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन है जो दोस्तों वो प्रेडिक्ट टेबल से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसलिए प्रेडिक्ट टेबल को आप जरूर हमेशा याद करते रहिए, उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि प्रथम संक्रमण तत्व है। दोस्तों प्रथम संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है। तो प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वह अस्केडियम। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अस्केडियम जो है दोस्तों वह प्रथम संक्रमण तत्व है। इसे डिनोट करते हैं दोस्तों एससी से। एससी से जो है वह संक्रमण मैंने अस्केडियम को डिनोट करते हैं और ये मेरा प्रथम तत्व संक्रमण तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें कौन जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है। कहने का मतलब उसमें मैंने जो अयस्क जो रहेगा दोस्तों उसमें सल्फर का मात्रा नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है मैग्नेटाइट, दूसरा में दे रहा है आयरन पैराइट, तीसरा में दे रहा है गैलेना, चौथा में दे रहा है कॉपर गैलेंस। तो दोस्तों मैग्नेटाइट जो है वह लोहा का अयस्क है, वह जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरन पैराइट इसमें भी सल्फर अयस्क है और गैलेना जो है वह भी सल्फाइड अयस्क है और कॉपर गैलेंस भी जो है सल्फाइड अयस्क है, लेकिन मैग्नेटाइट जो है वह सल्फाइड अयस्क नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि किसके साथ क्लोरीन को गर्म करने पर विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। दोस्तों किसके साथ जब क्लोरीन को गर्म करते हैं तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaOH के हॉल 2। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब CaOH हॉल 2 को अगर आप क्लोरीन के साथ गर्म करिएगा तो विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। CnH2n जो है वह एल्कीन का सामान्य सूत्र है और CnH2n+2 जो होता है दोस्तों वह अल्केन का होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और CnH2n-2 जो होता है दोस्तों वह एल्काइन का होता है। आप ये भी याद रखिएगा। एल्केन का जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल कहता है। देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला नंबर में जोड़ना है। कहने का मतलब जो मेरा जो एल्केन का होता है पहले नंबर में 2 को जोड़ना है, फिर 2 को हटा देना है, मैंने हटा देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद घटा देना है। कहने का मतलब जोड़ो, हटाना है, घटाना, मैंने जोड़ना है, हटाना है, घटाना है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। आपको ट्रिक आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आप ट्रिक लगा लेते हैं, पहला में मेरा जो है जोड़ना है, ठीक है, 2 जोड़ना है और फिर हटाना है, मैंने जो हटा देना है, फिर घटा देना है। तो मेरा इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो पहला हो जाएगा मैंने एल्कीन का जो हो गया, यह एल्केन का हो जाएगा, यह अल्काइन का हो जाएगा। और तो आपका इससे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि इथीन में कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो दोस्तों इथीन का सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। तो इथीन जो होता है दोस्तों वह इस तरह से लिखाता है C2H4। यह मेरा जो है दोस्तों वह एथीन का केमिकल फार्मूला है। तो दोस्तों एथीन का जो है पहले अब स्ट्रक्चर खींचना पड़ेगा। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालने के लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा दोस्तों वह इस तरह से हो जाएगा। यह मेरा जो हो गया वह स्ट्रक्चर हो गया। मैंने यहाँ पे कार्बन 2 हो गया और हाइड्रोजन जो है 4 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड जो होगा कितना होगा। तो और सिग्मा बॉन्ड जो होता है, तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं दोस्तों। तो सिग्मा बॉन्ड उसे कहते हैं, मैंने सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। मैंने जो सिंगल बॉन्ड है वो होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और दोस्तों अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक एक जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो होगा पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा,
ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें एक जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो बच गया 2 तो वह पाई बॉन्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 मैंने 4 हो गया, पहले 4 लिखा गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में अभी मैं क्या बताया कि जो एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड हमेशा रहेगा और बाकी जो बच गया वह पाई बॉन्ड में चला जाएगा। तो 2 बॉन्ड है यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच, तो मेरा यहाँ पे एक और जुट जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा 5 सिग्मा बॉन्ड आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, आप हम अच्छी तरह से सिखाएंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा 5 आ गया, मेरा 5 ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 5। और दोस्तों यहाँ पे मेरा इथीन का जो दिया हुआ था, तो मेरा यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड की संख्या अगर पूछता, पाई बॉन्ड की संख्या पूछता तो यहाँ पे 1 हो जाता, पाई बॉन्ड की संख्या 1 और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या हो जाता वह 5 हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार और फिर से रिपीट करा देते हैं। जो में अगर डबल बॉन्ड रहेगा दोस्तों तो उसमें एक होगा सिग्मा और एक जो बचा हुआ रहेगा वह पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड दिया रहेगा तो एक सिग्मा हो जाएगा और दो हो जाएगा वह पाई हो जाएगा। एक सिग्मा हो जाएगा और 2 हो जाएगा जो पाई होगा। अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है सबसे महत्तम किसका होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो होता है दोस्तों, सॉरी फ्लोरीन नहीं दोस्तों, क्लोरीन यहाँ पे गलती से बोला गया, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्लोरीन। क्लोरीन जो है दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि साइनाइड विधि का उपयोग किसका निष्कर्षण में किया जाता है। दोस्तों साइनाइड विधि का जो उपयोग होता है उसका किसका निष्कर्षण में किया जाता है। तो दोस्तों साइनाइड विधि का जो उपयोग किया जाता है वह उसका मैंने एजी कहने मतलब सिल्वर के निष्कर्षण में किया जाता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन एजी सिल्वर बिल्कुल करेक्ट है, उसका निष्कर्षण के लिए हमें साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप अभी तक अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपके लिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाए तो वो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पर पहुँचे और उसे जल्दी देखिए ताकि एग्ज़ाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आए, इसलिए दोस्तों हमारा मिशन जो है 90% आपके लाने के लिए है। तो आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको ज़रूर एक आपके एग्ज़ाम में 90% आएंगे। हमारे द्वारा जितने भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हिंदी इंग्लिश का भी हमारे चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है दोस्तों, उसे भी आप ज़रूर देखें। उसमें भी मैं प्रत्येक चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी ला रहे हैं दोस्तों, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट का और आपको ज़रूरत है तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा कि और आपके लिए किस सब्जेक्ट का हम किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको करवाएं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30वां नंबर पे। 30वां नंबर में कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता है। दोस्तों आपको बताना है कि कार्बन की संयोजकता क्या है, कितना होता है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि कार्बन के जो संयोजकता होते हैं वह कितना होता है। तो यह मेरा जो था लास्ट प्रश्न था दोस्तों, कमेंट इसका जरूर करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। दोस्तों यह मेरा जो था लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।